हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन फीलिंग फाइन। ये ना एडू के लिए जो हमारा प्रयास बैच स्टार्ट हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर द फ्री, उसकी ये डेमो क्लास आप मान सकते हैं। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीज़ों को कैसे पढ़ना है, हम बैच के अंदर कैसे प्रोसीड करेंगे एंड हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है एंड हमारा जो बेस है इस एग्जाम को जहाँ पे हम क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे वो हम मानेंगे लेवल एचसीएस। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एचसीएस के एग्जाम के क्वेश्चन है एंड 11 फरवरी को इसको कंडक्ट करवाया गया था। अगर इस लेवल के आप प्रिपेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं आप प्री क्वालीफाई कर जाएँगे। क्योंकि एचपीएससी को जिस एजेंसी को ये एग्ज़ाम देना है, तो उनके पास अनलिमिटेड सोर्स है इस एग्ज़ाम को बनाने के। वो एचसीएस के ही क्वेश्चन्स डाल सकते हैं, किसी और स्टेट पीसीएस को डाल सकते हैं क्योंकि एचसीएस का सिलेबस डाला गया है। तो हमें एक होलिस्टिकली अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी कि हम फैक्चुअल क्वेश्चन्स भी करें, हम स्टेटमेंट वाले भी करें एंड मैच द फॉलोइंग, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ये सारे क्वेश्चन्स एटलीस्ट हम टच करें। तो हम ट्राई करेंगे इसमें 6 से 7 साल के जैसे 2014 के अंदर आपका 25 हुआ था, 2019 के अंदर एंड अभी 4-5 साल से कंटिन्यू हो रहा है। ये सारे पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहे कि इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस तक मैं जा सकता हूँ एंड कट ऑफ में क्लियर कर सकता हूँ। जैसे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी जो ग्रासलैंड है, उसके बारे में पूछा गया है एंड ये एज़ इट इज़ आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। दैट्स व्हाई वी आर डिसाइड कि एनसीईआरटी को भी हम साथ लेके चलेंगे, हम समरी ही पढ़ेंगे बट उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है? अगर आपको पता है वर्ल्ड आपके कौन से कंट्री के अंदर है, जो ग्रासलैंड बोले जाते हैं, तो कौन सी कंट्री में बोले जाते हैं? पम्पास कहाँ पे है, कंपोज़ कहाँ पे, प्रेरीज़ कहाँ पे है? एक का भी पता है आप मैच कर दोगे एंड एचसीएस के अंदर तो 100% आपकी मैच द फॉलोइंग और ओनली पेयर के अंदर। सेकंड है देखो, स्टेटमेंट 1 दे दी, स्टेटमेंट 2, जेट स्ट्रीम आर द स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ अपर लेवल वेस्टर्ली विंड्स व्हिच फॉलो ए मीएंडरिंग पाथ। जब मीएंडरिंग करते हुए चलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीएंडर क्या होता है। कई बार इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है एंड ये चीज़ें लूसेंट में मेंशन नहीं है, बट लूसेंट आपके फैक्ट कवर करेगी एंड एनसीईआरटी आपके जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से एज़ इट इज़ उठाई जाती है। ठीक है? क्योंकि बोला जाता है कि बाद में आपके ऑब्जेक्शंस कम लगे, क्वेश्चंस गलत ना हो, तो एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम को बनाना। ठीक है? तो इन क्वेश्चन से ज़रूर गो थ्रू करना है साहब, कहीं से ही पढ़ो। ठीक है? जैसे जितने भी फॉल्स हैं वो पूछ लिया, एंजल फॉल्स कहाँ पे है? नियाग्रा फॉल कहाँ पे? विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है? अब ये देखो, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं? बर्डफुट डेल्टा कौन-सी नदी बनाती है? एस्चुरिज डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम बैच के अंदर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर स्पेशली 11th क्लास की ज्योग्राफी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ताकि जो फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इसी तरह देखो आगे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, एंशिएंट बुद्धा स्तूपा जो थे, इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर। स्टेटमेंट सेकंड, द माउंट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 3 एकड़ एंड हाइट ऑफ द माउंट इज अबाउट 4 मीटर फ्रॉम द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल। पूछा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और क्या एक्सप्लेनेशन दे रही हैं? देखो, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेके चलना। हर एक को वेटेज इक्वल देंगे, बट प्रायोरिटी पे किस, लाइक जैसे सीसैट है, आपके उन क्वेश्चंस को रखा जा सकता है डेफिनिटली, यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है। देन साइंस को रखा जाता है एंड इस क्लास के अंदर मैं आपको लुसेंट प्लस एनसीईआरटी के कुछ एक चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं एंड आई एम थैंकफुल दैट बहुत सारे लोग अच्छा सपोर्ट करें, बहुत अच्छा सपोर्ट करें। तो विल ट्राई कि इन रिटर्न आपको 1% भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो। आप प्री क्वालीफाई करें, आप मेंस लिखें हमारे साथ एंड जो आपकी कॉपी चेक होंगी उसके अंदर जो इवैल्यूएशन होगा वो अच्छे से किया जाएगा। देन आप एडीओ भी बनेंगे डेफिनेटली, ठीक है? मेंस आपका सिलेक्शन करवाएगा विदाउट कंसीडरिंग प्रीलिम्स। जब तक हम इसको स्ट्रांग नहीं बनाते, मेंस के बारे में हम नहीं सोच सकते। अभी जैसे हरियाणा जी क्या क्वेश्चन आया था एक, आरा में कौसर जो आपका नारनौल में है क्या? टॉम्ब ऑफ शेख तैयब जो कैथल में है, बाई की बावली ये मैम में बिल्कुल नहीं है, ये आपकी कैथल में है। तो पूछ लिया कौन-सा पेयर ठीक है, ठीक है? तो हरियाणा जी के हो, हर एक को इस लेवल पे करना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल देसी भाषा में एंड आपके लिए मुश्किल ये बनने वाला है कि वहाँ पे हिंदी में आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भूमिया और खेड़ा।
जो हर एक गाँव में एक मंदिर होता है बाबा भोमिया करके, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। देखिए पहला ऑप्शन है, इट इज़ द गॉड ऑफ ए होमस्टेड और द विलेज। हाँ, तो हर एक गाँव में मानते हैं। वूमेन इज़ वर्शिप्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। आपने देखा होगा कि बारात के टाइम वहाँ पे मंदिर में जाते हैं। एंड फर्स्ट मिल्क ऑफ काऊ और बफेलो इज़ ऑलवेज ऑफर्ड। यहाँ पे एक वर्ड है ऑलवेज ऑफर्ड, बट इसको किसी ने सही माना था। तो बता दिया ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है? नेक्स्ट इज़ हरियाणा जीके का इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी। ये मैच करना है। गेट्टी किसको बोलते हैं? देखो आउटर आपकी जो सॉरी नेक होती है ना, जिसको आप हो सकता है आपकी लैंग्वेज और कुछ बोलते हो। हरियाणा में इसको गेट्टी बोला जाता है। ठीक है? नोरा बोला जाता है जो एनिमल्स जहाँ पे दूध देते हैं, उस जगह को। ठीक है? बासण बोलते हैं हमारे जो मटके हो सकते हैं या फिर जितने भी बर्तन होते हैं उसको बोलते हैं। देन ऑप्शन जो आपको बच गए कि सॉरी थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन। नोरा बोलते हैं आपके आउटर हाउस को एंड जो लागड़ है दैट इज़ यूज्ड फॉर मिल्किंग एनिमल्स जो दूध दे ही रहे हैं। ठीक है? इसको करेक्ट कर लो। तभी मैंने देखा कि इसको हिंदी में ठीक है? तो ये मिस्टेक आपके साथ भी हो सकती है। फिर है फाइनेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व बाउली इन हरियाणा इज़ इन मैम। डेफिनिटली येस। द कोइन माउल्ड ऑफ द लेटर योद्धा द 3rd 4th century have been found in the large number from Rohtak, and an image of Kartik is situated in the Lalit Sana on the peacock has been discovered from Pokhara Court. एंड देखो का आंसर दिया गया है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट। अब वो कौन सी दो स्टेटमेंट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आई थिंक इसमें टू पेयर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। पहले तो हम देखेंगे लुसेंट का ओवरव्यू कि आप अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो किस हिसाब से आपको पढ़ना है। एंड जो भी बैच के कैंडिडेट हैं उनके लिए फर्स्ट क्लास नहीं है। तो जो शेड्यूल है उसको हम उसी तरह लेके चलेंगे। लुसेंट प्लस ज्योग्राफी आपकी जो एनसीईआरटीज़ है। जो सीक्वेंस में लुसेंट में दिया गया है उसी तरह सीक्वेंस में हम एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। व्हाट इज हिस्ट्री? देखो, इतिहास की बात हम करें एंड इसमें हम डेफ़िनेटली इसी तरीके से चलेंगे कि आपके इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सोल्व बट आपको मैं हिंदी में बताता चलूँगा ताकि बैरियर वैसे तो आपके लिए मीडियम हो सकता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझेंगे तो आप हिंदी में ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो हिंदी में समझ आ जाएगा बट इंग्लिश के वर्ड याद रखने हैं। तो उसके लिए हमारी ट्रिक्स भी होंगी एंड जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे मैं क्यू मार्क करूँगा। जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाएगा साथ-साथ, ही और शी कैन शेयर बाद में उससे भी हम रिवाइज़ करवा सकते हैं। बट वो नोट्स टू द पॉइंट होने चाहिए बहुत सारा उसमें ग्रामर नहीं होना चाहिए। फैक्ट होने चाहिए और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पे क्यू मार्क करवाई जाए। हिस्ट्री, इतिहास, आज हम जहाँ पे भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ पहले ऐसी नहीं थी और जब इंसान के अंदर इतना दिमाग आया कि उसको ये लगने लगा कि ये चीज़ ऐसी क्यों है? तो उसको क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इसको जानूँ कि ये चीज़ ऐसी क्यों थी? एंड इट इज़ लाइक इंटरेस्ट की बात होती है कि स्टूडेंट हिस्ट्री डिसाइड करते हैं, कई आपका आर्ट्स में जाते हैं, कई साइंस लेते हैं, कई कॉमर्स। तो दिस इज़ ह्यूमन नेचर एंड हमें जब 6th क्लास से ही ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, डेफिनिटली हमारी सोच उसी तरफ जाएगी। इन्हीं में से हम डिसाइड करेंगे या फिर कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है, अगर बचपन से उसने उस चीज़ को देखा है, तो वो स्पोर्ट्स डिसाइड कर सकता है। अब हमारे लिए हिस्ट्री हो सकता है किसी के लिए इंटरेस्टिंग ना हो, बट एडीओ अगर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा और ये मोटिवेशन रखो कि ये हिस्ट्री आपको एडीओ बना सकती है। जो भी सब्जेक्ट आपको ये लगे बोरिंग है, तो ये मान लो कि वो सब्जेक्ट आपको एडीओ बना सकता है। मोटिवेशन से पढ़ो, ठीक है? देखो हिस्ट्री जो आज से काफ़ी साल पहले जिसका कोई टाइम पीरियड हम फिक्स नहीं कर सकते, चीज़ें हो चुकी हैं इवेंट्स एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि अभी उसको और जानें, और चीज़ों का पता लगाएँ। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही सारे अपने काम कर ही रहे हैं, बट हम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों हुई? जितना लिमिटेड सा नॉलेज हमें मिले, एटलीस्ट उतना हमें पता हो, ताकि 2 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट हम कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, उस बात को भी कर पाएँ। इसके लिए भी आप मान सकते हैं एंड एक ही लाइफ़ मिली है तो एटलीस्ट जान लो इतना तो। अपने इंडिया के बारे में, बहुत सारी चीज़ तो नहीं बट अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरे देश की ऐसी ज्योग्राफी है, अभी ये डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, जो भी अगर फ्लड वगैरह है इंडिया में जैसे आसाम में है, तो वो चीज़ें क्यों है? उसकी टोपोग्राफी की वजह से है। इसी तरह हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आस-पास हैं, आप ये पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है? अभी ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं, द स्टडी ऑफ पास्ट। यहाँ पे हम पहले की चीज़ों को जो पास्ट में इवेंट हो चुके हैं, उसको तो बोलते हैं हिस्ट्री।
ये तो बिल्कुल याद नहीं रखना, सभी को पता है, इतना अगर आपने पढ़ा। फिर ये याद रखना कि इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री जो ग्रीक वर्ड से है, जैसे आपका एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है ना, तो एक हिस्टोरिया वर्ड था, उससे निकला है और हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड था। मैच द फॉलोइंग में कई बार आ जाता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैच द फॉलोइंग कौन-सा क्या है? यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करेंगे। हिस्ट्री इज़ ए ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में रिसर्च करना, किसी चीज़ को और इंक्वायर करना या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, ताकि उसके एक्चुअल कॉज़, एक्चुअल जगह का पता लगाया जा सके। फिर जैसे ग्रीक वर्ड है तो वो ग्रीक का हिस्टोरियन होगा, इसका नाम था हेरोडोटस। इसका टाइम पीरियड आप चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हेरोडोटस इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री, ये आपको याद रखना है एंड ये फर्स्ट रियल हिस्टोरियन बोले जाते हैं। अब ऐसी स्टेटमेंट भी आई है, ऐसे एग्ज़ाम्स में जब पूछा कि फर्स्ट रियल हिस्टोरियन मैच द फॉलोइंग, ठीक है? एंड उन्होंने ही रोट ओनली वन बुक जिसका नाम था द हिस्ट्रीज़। कैसे याद रखेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री का फादर एच से ही हेरोडोटस एंड उसकी बुक हिस्टोरीज़, ये लिखी थी 430 बीसी में, ये याद रखना है। एंड हिस्टोरीज़ इसमें क्या था, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो हमारे बैकग्राउंड के अंदर इवेंट्स हुए हैं, कौन से टाइम के? ग्रीको-पर्शियन या फिर ग्रीको-इरानियन वॉर्स इस टाइम में हुए थे। ये याद नहीं रखना, ये नहीं पूछती, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। एंड इट वाज़ द रोमन फिलोसोफर, फिर एक रोमन फिलोसोफर हुए, सिसेरो आप इनको बोल सकते हैं, हू वाज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड हेरोडोटस एज़ फादर ऑफ हिस्ट्री। देखो, अब इसको याद नहीं रखना कि किसने इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया, बट ये याद रखना कि ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो 2 ही टॉपिक अभी तक आप मान सकते हैं कि पॉइंट नोट करने वाले हैं। हिस्ट्री इज़ ए ग्रीक वर्ड एंड फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। अभी क्या है, पढ़ना भी नहीं कई चीज़ें, वो आपके में साथ-साथ बिल्कुल उसको काटते हुए चलेंगे, ठीक है? एक जर्मन हिस्टोरियन थे, लियोपोल्ड वॉन रैंक, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि इनकी ईयर अभी मॉडर्न टाइम में आ चुकी है, 1795 से 1886। एडी, बीसी ये दोनों चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी कि ये कैसे लिखी हुई है, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू रैंक इन्होंने क्या कहा कि जो टास्क है हिस्टोरियन का, उसको डिस्क्राइब किया है कि पास्ट के अंदर एक्चुअली क्या हुआ था, उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है? यानी कि जो ये लैंग्वेज थी इसको नहीं देखना, ये जर्मन वर्ड्स हैं एंड व्हाट इज़ द पास्ट एक्चुअली, एक्चुअली वो पास्ट क्या था, ये जानने की कोशिश की थी लियोपोल्ड ने, ठीक है? तो कैसे याद रखें लियोपार्ड, पीएआरडी, पार्ड है तो पास्ट। व्हाट इज़ पास्ट? उन्होंने ऐसा कुछ डिस्क्राइब किया, बट इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री 3 आपकी लाइन अपने आई थिंक लिख चुके होंगे। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री इज़ ए ग्रीक वर्ड, सेकंड फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ब्रैकेट में उनकी बुक का नाम दैट इज़ हिस्टोरीज, दैट्स इट। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज़ लियोपोल्ड वॉन रैंक। पूरा याद मत रखो, लियोपोल्ड याद रख लो एंड इन्होंने ज़िक्र किया था, बस डैश लगाओ पास्ट। एंड सेपरेटली एक वीडियो के थ्रू बताऊँगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, द लास्ट मिनट रिवीजन। एक जर्मन हिस्टोरियन हुए, फिलोसोफर दैट इज़ हेगेल। इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। मैं भी आपको कहता हूँ कि एडीओ का पेपर हो सकता है दोबारा वैसा ही आए। ये क्या है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एडीओ के पेपर ने अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर दिया। ऐसी बात किसने कही थी? हेगेल ने। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, नोट करना है। एंड एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हुए थे, कार्ल मार्क्स, हू इज़ नोन एज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज़ ट्रेजेडी, सेकंड एज़ फार्स। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी तक 5 लाइन आप नोट कर चुके होंगे। हेगल ने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फिर कार्ल मार्क्स जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वो कहते हैं कि पहले तो एज़ ए ट्रेजेडी रिपीट करती है खुद को, फिर एज़ ए फार्स। ठीक है? अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन हिस्टोरियन ईएच कार, हिस्ट्री इज़ ए कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट। देखो ये चीज़ें आती हैं, कई बार ही पूछ ली जाती हैं। ये नोट करनी है। ईएच कार ने कहा कंटीन्यूअस प्रोसेस, बस इतना लिखो, बहुत सारा नहीं, सिर्फ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। एंड बताया कि हिस्टोरियन और उसके फैक्ट के बीच का एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। बस इतना है। अब इतने अगर लिख लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। अब आता है डेटिंग का सिस्टम। आज मैं बोल रहा हूँ कि 17th ऑफ आपका अगस्त है, कल 18th ऑफ अगस्त होएगा। मैं आगे की तरफ क्यों बढ़ रहा हूँ? क्योंकि हमें ये चीज़ें मिली हैं अभी तक। जो हमारा डेटिंग सिस्टम है वो इसी तरह है। हमारा जो कैलेंडर है वो आगे की तरफ जा रहा है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले सिस्टम ऑफ डेटिंग अलग था। तो एक जीसस क्राइस्ट जिनका नाम आपने सुना होगा, उनके बर्थ को एक टाइम मान लिया। इससे पहले
जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको हम मानेंगे बिफोर क्रिस्ट दैट इज़ बीसी एंड एनी डोमिनी ये आगे आएगा हम डिस्कस करेंगे। तो बीसी क्या है कि एक्रोनियम है बिफोर क्रिस्ट एंड दिस इज़ एन इंग्लिश फ्रेज जिसका मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड सो द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ इनसे पहले जितने भी हैं, उसको हम डिनोट करेंगे बीसी से इन शॉर्ट। जैसे गौतम बुद्धा जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर, उनका जन्म हुआ था 563 बीसी। ये डायरेक्टली पूछा जाता है 563 एंड डाइड इन 483। पीछे की तरफ चले हैं 63 देन 83। तो आप इनकी एग्ज़ैक्ट एज यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, उनका जन्म होता है 356। ये भी याद रखना है एंड इनकी डेथ हो जाती है 323। ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट। फिर है एडी, एक्रोनियम है एनो डोमिनी का। ये एक लैटिन फ्रेज है, नहीं याद रखना। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो द ईयर्स बिगिनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड एनो डोमिनी। उनके जन्म के बाद की चीजें, ठीक है? उनके जन्म से बाद का सारा हम एडी में ही मेजर कर रहे हैं। एंड जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड इन 30 एडी। कुषाण रूलर कनिष्क था, इन्होंने गद्दी पे बैठे थे 78 एडी में। हजरत मोहम्मद वाज बोर्न इन 570 एडी एंड डाइड हो गए 632। ये याद नहीं रखना कुछ भी, बस याद रखना कि एनी डोमिनी क्या है और बीसी क्या है। अब यहाँ पे डेट बता दी कि इनके जन्म के बाद तो हम अभी ऐसे ही चल रहे हैं, बट पहले हम ऐसे जा रहे हैं। ये इतना सारा याद नहीं रखना, ठीक है? कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको नहीं देखनी इसके अंदर। फिर है टाइम ग्लोसरी, जो रिलेटिंग टाइम है, उसको हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट है डिकेड, तो 10 साल के पीरियड को हम डिकेड बोल देते हैं, सभी लोगों को पता है। फर्स्ट आप किसको बोलेंगे? 50 इयर्स को। सेकंड आप बोलेंगे 50 से लेके 100 तक। सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ आपको पता है। मिलेनियम में 1000 ईयर होती हैं। देन सिरका, दैट इज़ ए एग्ज़ैक्ट डेट जहाँ पे आपको पता ना हो, तो हम एक वर्ड यूज़ कर लेंगे सीई, ठीक है? सिरा या यू सॉरी इसको बोल सकते हैं सिरका या फिर सिरा, डिनोटेड एज़ सीए भी बोल सकते हैं। सी फॉर एग्ज़ाम्पल सी 1500 अगर कहीं पे लिखा हुआ है एंड बीसी 600, वैदिक कल्चर को हम बता रहे हैं कि अप्रोक्सिमेटली 1500 बीसी के आस-पास, ठीक है? 1500 से 600, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, ऐसे नहीं पूछते। अब ये बताया फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी एडी का मतलब है 1901 से लेके 1910। देन फिफ्थ डिकेड की बात करें तो 41 से लेके 50, ये सारी चीज़ें आपको पता है। नोट लाइक डिस्कस करने वाली नहीं है, ना एग्ज़ाम में आ सकता, कुछ भी नहीं आता है। इसी तरह ये है 20th सेंचुरी का एंड ये एग्ज़ाम में नहीं आती, तो आप इसको स्किप करते चले। ये नहीं पूछते कि 6th सेंचुरी बीसी का मतलब क्या है? 600 से 501 बीसी के अंदर, बीसी में हम क्या थे? वापस चल रहे थे, तो 600 से चले एंड 500 की तरफ, ठीक है? इसी तरह अगर एडी आ जाएगा, 6th सेंचुरी एडी पूछे, तो 500 से 600। आई थिंक इतना आपको कॉमन सेंस से पता है। फिर कुछ एराज़ हैं, जैसे अभी हम हमारे कैलेंडर देखते हैं, जो गवर्नमेंट कैलेंडर हैं, जिसमें विक्रम संवत, शक संवत ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। तो इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर बताऊँगा, इसका रेलेवेंस एक्चुअल में क्या था, बट अभी आपको नाम याद रखने हैं एंड ये डायरेक्टली आपका एचसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। देखो मैंने उसके बाद कहीं पे भी क्यू मार्क नहीं करवाया, यहाँ से क्यू मार्क करवाया था, उसके बाद कुछ भी क्यू मार्क नहीं करवाया। तो जो आप नोट्स बना रहे हैं, उसको सिर्फ़ वही चीज़ें लिखो जहाँ पे मैं क्यू मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या लेस इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक एरा क्या बोलते हैं? युग, जैसे सतयुग था, कलयुग है, ऐसे अलग-अलग एराज़ हुए हैं। एंड वो टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया कि उस टाइम से उस टाइम तक के इवेंट्स इस एरा में थे, ठीक है? इसका टाइम बताया गया है 3102 से लेके 3101 बीसी, जो कि 20 साल पहले हुए थे, बिफोर द एंड ऑफ महाभारत वॉर। महाभारत का युद्ध आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट है। 900 बीसी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उससे 900 साल पहले, उससे 900 साल पहले। आज हो चुके हैं आपके 2025, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है सप्तऋषि या फिर इसको बोलते हैं लौकिक। ये वाला एरा कब तक था? 3077 से 3076, नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये स्टार्ट हुआ था एक्सपायरी ऑफ काली ईयर, जो ऊपर वाला था उसके बाद। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। विक्रम संवत, इसको आप देखते हैं या फिर इसको आप
कृत या फिर मालवा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं क्योंकि इनका जो एरिया था, उसी साइड था। तो 580 सॉरी 58 बीसी मैंने कैसे याद किया था कि विक्रम की एज अप्रोक्सिमेटली 58 थी। अब ये ट्रिक बनानी पड़ेगी जहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते। लाइक ये एक टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी क्लास भी नहीं बना सकते, तो सीधे फैक्ट को ऐसे ही याद किया जाएगा। अब इनका रिमार्क या फिर इनके लिए हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक विक्रमादित्य नाम के राजा थे, जो लोकल किंग थे मालवा के या फिर उज्जैन जो आज के टाइम में है। एंड उन्होंने उस टाइम पे 58 बीसी में क्या हुआ था, एक एम्पायर था शक, हिंदी में बोलते हैं शक, उनको हरा दिया था। उनको हरा के गद्दी पे बैठा था एंड इसके लिए उन्होंने अपना ही एक कैलेंडर चला दिया। तो कैसे याद रखेंगे विक्रम 58 एंड उज्जैन बस। फिर जो शक थे उनका टाइम पीरियड जान लेते हैं, दैट इज़ 78। अब कन्फ्यूज़न इसमें बहुत सारा होता है। मैंने ये याद रखा कि विक्रम एक आदमी है, उसकी 58 इयर्स एज है। 58 बीसी, वहाँ पे एडी भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, बट बीसी याद रखना है। और शक है 78। बहुत ही बारी आपका एचसीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया है, दोनों को मैच द फॉलोइंग क्योंकि पता है स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होंगे। बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड बहुत सारे फैक्ट हैं। बट थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू एमसीक्यूज़ हम सारे कर लेंगे। जैसे अभी आपको लगा कि आपको कुछ याद नहीं, बट जो हमने लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक देखी है, वो इसी काम में आएगी। डायरेक्ट वहाँ पे जो क्वेश्चन्स हैं हमने अभी तक जितना ही पढ़ लिया, एमसीक्यूज़ लगाएँगे आपका टॉपिक क्लियर। और जब तक आपके क्वेश्चन एक बार गलत नहीं होगा, आपको याद भी नहीं रहने वाला। तो डोंट वरी कि आपसे मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी ह्यूमन नेचर से बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती है, ठीक है? अब जो शक है, कमेंस्ड बाय द कुषाण रूलर कनिष्क ऑन द ओकेजन ऑफ हिज ascended to the throne and Sakara is also known as साल्लीवान, इसको साउथ इंडिया में वैसे भी बोला जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जो हमारी गवर्नमेंट है इन्होंने अडॉप्ट किया है सक एरा को विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर जहाँ पे जूलियन कैलेंडर जिसको बोलते हैं एंड इसको हमारा नेशनल कैलेंडर भी बोला जाता है। तो ये आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि विक्रम संवत है या फिर शक संवत है, वहाँ पे आप देखते होंगे ना 78 ईयर्स आगे, ठीक है? एंड फर्स्ट चैप्टर 1879 से था। इसको हम एज़ अ डेट माना था जो कि एक्चुअल में जो ईयर थी, वो थी 22 मार्च 1957। अब इतना पीछे क्यों चले हैं? आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। जैसे 57 में आप ऐड करेंगे 78 सॉरी 79 इन 1879 है, ये उसकी डेट थी एंड हमने इसको अडॉप्ट किया है 22 मार्च 1957 को, कि हम इससे इतना आगे चल रहे हैं। अभी भी आप देखते होंगे 2025 अगर है, उसमें 78 इयर्स आगे लिख के उसमें आप मेंशन करो। फिर है काला चूरी, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट क्या है कि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन्स आ जाते हैं। 248 एडीज़ का टाइम पीरियड था। कोई अभीर किंग था ईश्वर सेन एंड लेटर ऑन यूज्ड बाय त्राइकुट्टा रूलर एंड कालाचूरी ऑफ खेदी डायनेस्टी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त एम्पायर जिसको आप बोलते हैं। इसको एक तो बोला जाता है इस टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारे मंदिर बने थे। गोल्डन एज ऑफ इंडिया फॉर द टेम्पल्स। इनका टाइम पीरियड याद रखना है 319 से 320 एंड डोंट वरी देखो एनसीईआरटी के अंदर हर एक चैप्टर के एंड में ये ईयर्स मेंशन है। बारी-बारी हम इसको याद करेंगे, बार-बार फैक्ट को पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप दिन में हम 1 क्लास लेंगे, तो उसके बाद आपको एट लीस्ट ट्राई करना है उसका रिवीजन उसी दिन करो। एंड जो वोलेटाइल चीज़ है, उसको टेबुलर फॉर्म में बना दो, बाद में आपको रिवाइज़ करो। बाकी क्वेश्चंस के फॉर्म में हम भी करेंगे, मॉक टेस्ट में भी करेंगे, बट मॉक टेस्ट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हम कवर कर पाएँगे। लाइक 15 मॉक टेस्ट हैं, 1500 क्वेश्चन ही डिस्कस हुए। बट वहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के हैं, तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपके 6000 क्वेश्चंस हो रहे हैं एंड लूसेंट से हम अप्रोक्सिमेटली जो आपके ऑब्जेक्टिव बुक है 10,000 क्वेश्चंस उसमें है। तो इस लेवल पे हम पहुँचने वाले हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम विल बी वेरी वेरी हाई। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, थोड़ी-सी आपको बोरिंग लग सकती है, बट हिस्ट्री इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। तो सारी चीज़ों को देखते चलना है एंड अभी अब यहाँ पे पॉलिटी की जब क्लास आएगी जस्ट अभी मैं आगे चलने वाला हूँ।
तो अब आप देखना कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक्स में कितना स्पीडली चलेंगे क्योंकि लिमिटेड सी चीज़ें वहाँ पे, बट यहाँ पे फैक्ट ज़्यादा है, उसी तरह एंड इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गुप्ता डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके रूलर थे चंद्रगुप्त, तो चंद्रमा गुप्ता ऐसे याद रख लो एंड ऑन ओकेजन बाद में इन्होंने थ्रोन पे टिके। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता, इनकी क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में बहुत अच्छे से जो आपकी एनसीईआरटी वहाँ पे दी गई है, बट आपको इतना याद रखना कि जब ये चले गए थे, गुप्ताज़ का जो बाद में डाउनफॉल हुआ था, द मैत्रेक ऑफ वल्लभी यूज्ड दिस एरा एज़ ए न्यू नेम, वल्लभी संवत लिया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरा वाज़ फिक्स्ड बाय जेएफ फ्लीट। इन्होंने बताया कि 1887 एडी में इस चीज़ को इन्होंने बताया कि गुप्ता के बाद ये आए हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब हमारे लिए हर्ष इम्पोर्टेंट है, जो राजा हर्षवर्धन थे, जिनकी कैपिटल हमारी थानेसर कुरुक्षेत्र में थी। इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए 606 एडी, 606 से लेके 647 647 तक इनका टाइम पीरियड था एंड जो आपका फाउंड बाय हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, पहले इनकी कैपिटल कन्नौज थी, बाद में इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थापित की थी। बस इतना याद रखो, ये जो थ्रोन पे बैठे, गद्दी पे सारे राजा ही बैठते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हिजरी संवत, नॉट सो इम्पोर्टेंट, फाउंड बाय उमर, सेकंड कैलिफेट थे खिलाफत एम्पायर के, मक्का और मदीना में बाय हज़रत मोहम्मद उन्होंने स्टार्ट किया था। ये वैसे ठीक है, रिलीजियस पर्पज़ के हिसाब से, बट एग्ज़ाम में नहीं आता। फिर है कोलम, एन एरा जो कि मालाबार केरला के अंदर यूज़ होता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेपाल के अंदर जयदेवमाल इन्होंने स्टार्ट किया था 1879, नेवारी नाम से, नेपाली इसको बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चालुक्य 1076 फाउंड बाय विक्रमादित्य 6, चालुक्य रूलर थे कल्याणी के, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप ये देखो, विक्रम की एज क्या थी? 58 बीसी, विक्रम संवत 58 बीसी, दैट्स इट। देन शक संवत 78 एडी, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर है लक्ष्मण, इन्होंने 1119 में एंड फाउंड बाय द सेन रूलर बंगाल लक्ष्मण सेन ने, लक्ष्मण नाम का ये क्या चल रहे हैं? ये आपको पता होना चाहिए, ये एरा चल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को जो बोलते हैं ना आजकल, कि मेरा दौर आएगा, इन्होंने दौर लेके आए थे, ठीक है? फिर है इलाही संवत, जो मुगल रूलर थे अकबर 1584 के अंदर, ये आता है। 1556 जब पानीपत का सेकंड बैटल हुआ था। फिर है राजसका, इन्होंने चलाया है 1674 के अंदर, क्योंकि मराठा छत्रपति शिवाजी थे, जब ये आपकी गद्दी पे बैठे। देखो 5 याद रखने हैं यहाँ पे, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्ता, हर्षा, दैट इज़ इलाही, 5 ही याद रखने हैं। बाकी सिर्फ पढ़ने के लिए हम सेंस ऑफ कंप्लीशन भी कर रहे हैं, बस इतना ही है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे हुआ था? जूलियन कैलेंडर था, जो कि इंट्रोड्यूस इन 46 बीसी बाय रोमन किंग, जो आपका किंग थे जूलियस सीज़र, नॉट इम्पोर्टेंट। क्रिश्चियन कैलेंडर, जो कि 527 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक मोंक थे, डायनोसियस एक्जिस, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ग्रिगोरियन कैलेंडर कब आता है? ये कुछ नहीं पूछा जाता, यू कैन स्किप इट। फिर है द एरा एक्सेप्ट विक्रम, शक एंड हिजरी आर आइदर वेनिस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम एंड स्टिल यूज्ड इन स्पेसिफिक रीजन। नेशनल कैलेंडर की बात करें तो हमारा हमने पहले ही देख लिया, शक संवत है बस। कन्वर्जन फैक्टर ये सब देख सकते हो आप। विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन्ड टेबल, आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी पहले के टाइम को अब के टाइम में। जैसे कन्वर्जन ऑफ एडी क्रिश्चियन एरा, विक्रम एरा में अगर इसको कन्वर्ट करना है क्रिश्चियन को, तो क्या करेंगे? कन्वर्ट 2013 एडी को अगर विक्रम में करना चाहते हैं, तो 2013 तो ये है ही, इसको 57 ऐड करेंगे। विक्रम की एज कितनी? 57, 58, 57 भी है और 58 भी है, एग्ज़ैक्ट 58 ज़्यादा यूज़ होता है। इसको 2070 विक्रम संवत बोलेंगे। फिर है कन्वर्जन ऑफ विक्रम एरा इंटू एडी, फाइंड एडी एरा फ्रॉम विक्रम, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 2070 है, 57 आपने में मेंशन माइनस किया तो 2013 आएगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपकी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर बात करें कन्वर्जन ऑफ एडी इंटू सेकेरा, तो सका का आपका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 78 था, इसको माइनस कर दिया। ये सब आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पढ़ो। फिर है पीरियड, सबसे पहले बाइपार्टिएट डिवीजन, तो हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई, बहुत ही
अटेंटिवली देखना है। पहले के सिर्फ़ 5 से 6 फैक्ट याद रखने हैं, जिसमें एक तो आपका जो एरा था, ये देखने हैं। देन आपका जो फैक्ट थे, हिस्ट्री के फादर कौन है, किसने क्या कहा, दैट्स इट। और कुछ भी याद नहीं रखना। एंड आई थिंक अब आप थोड़े से बोर हो चुके हैं। अब मैं पढ़ाने को ये हिस्ट्री लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं कितना ही पढ़ा दूँ, बट अभी हम शिफ्ट करेंगे एक दूसरे सब्जेक्ट ताकि आप थोड़ा-सा रिफ्रेश फ़ील करें, क्योंकि क्वेश्चन्स आपके ऑलमोस्ट सिमिलर आएँगे। आपको एक ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उसको ज़्यादा पढ़ के उसके क्वेश्चन्स आप ज़्यादा प्रैक्टिस ठीक है, अब हिस्ट्री को हमने 3 फेज़ में डिवाइड कर दिया, इतना बेसिकली मैं खुद ही बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे आपको ना तो कोई सोर्स मिला, ठीक है, लिखा हुआ भी नहीं है, कुछ पत्थर प कुछ भी नहीं है। तो आपको पता कि आपने सुना कहीं न कहीं, ठीक है? उसको आप डाल देते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, कोई स्टोन वगैरह मिल जाए तो ठीक है। फिर है हिस्टोरिक जहाँ पे आपको लिखे हुए फैक्ट मिलेंगे। तो आप हो सकता है उसको ट्रांसलेट कर लिया हो, ना ट्रांसलेट किया हो। ट्रांसलेट अगर कर लिया, वो रियल हिस्टोरीज़ में या फिर आप डाल सकते हैं लिखित में, जो भी फॉर्म आपको मिली है। बट कुछ लिखा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा, उसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो मतलब आधा, हिंदी में बोलते हैं अधो इतिहास, ये आधा इतिहास है। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता थी या फिर जो हड़प्पन आपकी सिविलाइजेशन थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है, बट अब आज तक उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए। जेम्स फिलिप ने ट्राई किया था, बट अभी तक बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि राखी गढ़ी के अंदर जो आपकी सिविलाइजेशन मिली है, वो किस टाइप की है? राखी गढ़ी आपके हरियाणा, हिसार में है, तो आपकी प्रोटो हिस्ट्री टाइप। तो ये हम कैरी ऑन करेंगे आगे। अब हम चलते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट दैट इज़ हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी थोड़ा-सा कम वोलेटाइल है एंड इट रिक्वायर लाइक कांसेप्चुअल क्लैरिटी। कांसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादा चाहिए। फैक्ट आप इतने रट नहीं सकते, चीज़ें समझने की ज़्यादा है। बट यहाँ पे कुछ एक ईयर है, जो याद रखनी पड़ेगी। एंड यू कैन सी लूसेंट के अंदर कितने क्वेश्चन हैं। कहीं न कहीं जो हम नियमराज हुंडा पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा फैक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके पॉइंट ऑफ व्यू में। फर्स्ट है द वर्ड हिस्ट्री, यहाँ पे भी सॉरी ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड है, हिस्ट्री क्या था ग्रीक। फर्स्ट यहाँ पे किसने यूज़ किया है? एरास्टोथनीज़। वहाँ पे किसने किया था? हेरोडोटस, ठीक है? द वर्ड ज्योग्राफी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जियो एंड ग्राफोस। जियो का मतलब क्या है? अर्थ है, ग्राफोस उसकी स्टडी है। इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। एंड ज्योग्राफी में हम यही जानते हैं कि जो ये चीज़ें आज हैं, जो बड़े-बड़े माउंटेन्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो ऐसी क्यों है? अगर कोई रिवर सीधी चल रही है, अगर कोई वो इरोजन कर रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? जो फोर्स लग रहा है, वो उसी डायरेक्शन में क्यों लग रहा है? ये साइंस का पार्ट है। बट उस रिवर का जो कोर्स चेंज हो रहा है विद टाइम, उसके अंदर जो अलग-अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो सारे हम देखेंगे, ठीक है? एंड जो प्राइमरी लेवल था अरेंजमेंट का, वाज़ डन बाय द ग्रीक्स। कुछ भी याद नहीं रखना, बस याद रखना एरिस्टोथनीज़ ने आपका क्या किया है, हिस्ट्री का सॉरी ज्योग्राफी का वो एज़ ए फर्स्ट वर्ड यूज़ किया है एंड इट इज़ आल्सो ए ग्रीक वर्ड। ज्योग्राफी, कोमोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसी तरह याद रखो, कल्चर वाले ऑलमोस्ट लैटिन मिलते हैं, बाकी ग्रीक। हिस्ट्री ग्रीक था, ये भी ग्रीक एंड एरास्टोथनीज़ वाज़ द फर्स्ट जिन्होंने ट्राई किया है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर और पोल क्या होता है। ये आपको मैं विद पिक्चर एनसीईआरटी में दिखाने वाला हूँ कि हमारी जो अर्थ है, वो एक तो ओवल शेप की है। उसके अंदर कौन से पॉइंट को हमने इक्वेटर माना है, कौन से पॉइंट को हमने पोल। दोनों ही अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं, बट अलग-अलग तरीके से, ठीक है? एंड उनको बोला जाता है फादर ऑफ जियोडसी। किसको बोला जाता है? एरिस्टोथनीज़ एंड फादर ऑफ ज्योग्राफी भी। तो ये याद रखना है बस शुरू से देखो, ग्रीक वर्ड है, एरिस्टोथनीज़ इसका फादर है एंड इन्होंने एक बुक लिखी है जियोग्राफिका। उन्होंने क्या लिखी थी? हिस्टोरीज़। हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्रीज़ ही लिखेंगे। फिर है हिकेटियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको भी बोलते हैं एंड एज़ पर आई रिमेंबर हिकेटियस का क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है एंड ऑप्शन में आपको देखना है कि किसका पूछा है। फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछा है तो मोर प्रोबेबली हिकेटियस ही आंसर जाएगा एंड इनकी बुक थी जिस पीरियोडस, जहाँ पे इन्होंने अर्थ का डिस्क्रिप्शन बताया, ठीक है? 2 ही चीज़ नोट करनी है
एरिस्टोथनीज, ग्रीक वर्ड हिकेटियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी। फिर है हिफेक्रस, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिवाइड किया है सर्किल को 360 में। नोट सो इंपॉर्टेंट, इतना नहीं पूछा जाता। ऑन द बेसिस ऑफ एसेरियन मेथड एंड ही इन्वेंट एस्ट्रोलैब, इन्होंने बनाई थी टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपके क्वेश्चन सीईटी के अंदर आया था। जनरली ज्योग्राफी के अंदर ये चीजें आपकी काम आने वाली हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, जो कंफ्यूज करती हैं, सारे एक जैसे लगे। फिर एरिस्टोटले, एरिस्टोटल इसको बोल देते हैं। द फर्स्ट थिंकर हू रोट, जिन्होंने लिखा है अबाउट द शेप ऑफ अर्थ, भाई अर्थ ऐसी है एंड एज ए बीइंग स्फेरिकल बताया है इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ साउंड रीजनिंग। नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इन्होंने ट्राई किया। फिर आता है टोल्मी, जो मोस्ट फेमस रोमन स्कॉलर हैं कार्टोग्राफी के। कार्टोग्राफी क्या होता है? जहाँ पे आप मैप्स की स्टडी करते हैं, आप मैप्स बनाते हैं, जनरल ज्योग्राफी के। एंड ये टोल्मी ही थे आर्टिकल्स व्हिच इंस्पायर्ड द ज्योग्राफर्स एंड रिसर्चर। टोल्मी ने क्या किया यार, बहुत सारे ग्राफ से बना के चले गए, मैप से बना के चले गए। बाद में लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, हम क्या करें? ठीक है? ये एग्ज़ाम में नहीं आता बट ये आ सकता है कि हू इज़ फ्रॉम लाइक कार्टोग्राफी के अंदर किसका नाम आता है? दैट इज़ टोल्मी। ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरीज़ 14 से 15th सेंचुरी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। टू डिस्कवर द टेरा इग्नोटा, दैट इज़ अननोन लैंड है। इसको इन्होंने डिस्कवर कर दिया था उस टाइम पे। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है स्ट्रैबो। इनका टाइम पीरियड नहीं याद रखना, बस नाम याद रखना है। ये भी रोमन ज्योग्राफर है। देखो रोमन बार-बार क्यों आ रहा है? रोम के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा था। अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के बारे में जो सोर्स सबसे पहले प्रोवाइड करवाएँगे, तो हम उन्हीं को रिलायबल मानेंगे। ठीक है? रोमन ज्योग्राफिया सॉरी ज्योग्राफर हैं स्ट्रैबो एंड इन्होंने बताया है टू कंसीडर्ड अर्थ टू बी ओब्लोंग। अर्थ की शेप देखो एरिस्टोटल ने बताया है स्फेरिकल, ओब्लोंग ने बताया है सॉरी स्ट्रैबो ने बताया ओब्लोंग शेप की है। फिर हिस्टोरियन नेचुरलिया, ये वाली बुक है, प्लिनी की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोल्मी, एरिस्टोटले, प्लिनी, ये याद रखना है। इनके नाम याद रखने हैं, ये क्यू मार्क जहाँ-जहाँ पे भी है। फिर है थेलेस, जो फर्स्ट स्कॉलर थे हू ट्राइड टू मेजर द अर्थ, नहीं आता, बहुत ही कम चांस है। फिर है एनेक्सिमेंडर, फर्स्ट टू ड्रॉ द मैप एंड ही रिगार्डेड फर्स्ट कार्टोग्राफर। देखो कार्टोग्राफी में सबसे बड़ा नाम आ रहा है टोल्मी का, ठीक है? बट फर्स्ट टू ड्रॉ द मैप, पहला मैप ड्रॉ किया है एनेक्सिमेंडर ने। फिर थैलेस एंड एनेक्सिमेंडर, इनको फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मैथमेटिकल ज्योग्राफी क्या होता है? देखो विद द हेल्प ऑफ मैथ आप बहुत सारे इवेंट्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे असम के अंदर बात करें और एक आता है राजस्थान का जैसलमेर। इन दोनों में जो टाइम पीरियड है तो दोनों अर्थ के ऊपर ही, एक ही कंट्री में है। बट यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज निकलता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद। सेम है, यहाँ पे 2 घंटे बाद छिपता है, यहाँ पे 2 घंटे पहले। ये इवेंट्स हैं एंड ये आपकी अर्थ की रोटेशन की वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है, सन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? 4 मिनट्स पर डिग्री, 360 डिग्री है, 150 आपके हैं, इसमें 4 मिनट के हिसाब से सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में देखने वाले हैं, कैसे चल रही हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ हिस्ट्री, देखो चीज़ें रिलेट हो गई ना यहीं पे। हेरोडोटस जो थे, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीट ज्योग्राफिकली। उन्होंने बताया कि जितनी भी हिस्ट्री है ना, उसको हम ज्योग्राफी की तरह पढ़ें। तो फिर उनकी ज्योग्राफी के साथ वो कोरिलेट कर रही हैं। जैसे अगर कोई चीज़ इंडिया में मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल इंडिया में मिल रहा है, तो वैसा ही कोल हो सकता है पाकिस्तान में मिले। दोनों की ज्योग्राफी एक जैसी है, तो वो उनकी हिस्ट्री भी आपस में कोरिलेट हो गई। एंड ऑल द ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीट हिस्टोरिकली। जैसे रिवर से समझ लेते हैं, जैसे रिसेंट में इंडिया और पाकिस्तान का जो रिवर के ऊपर था। तो जो रिवर आपके जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो रिवर ये नहीं देखती लाइक नेचर नोज़ नो बाउंड्री, नेचर के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है, वो नहीं चलेगी। बट हमने उसमें क्या किया है, अपने-अपने हिसाब से 5 रिवर को डिवाइड कर लिया कि 3 का एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है, 20% हम करेंगे, 2 का एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास है, 80% हम करेंगे, 20% आप करोगे। इसी तरीके से हमने हमारी हिस्ट्री को भी ज्योग्राफी के साथ जोड़ दिया है। देखो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं आएगा।
ये पूछ सकता है कि हू सेड दैट ऑल ज्योग्राफी शुड बी या फिर मस्ट बी ट्रीटेड एज़ हिस्टोरिकली एंड ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज़ ज्योग्राफिकली। ये कहा था फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ने, दैट्स इट। एंड ही वाज़ द फर्स्ट स्कॉलर हू ट्राइड टू ड्रॉ मेरिडियन ऑन द मैप। अब मैप के ऊपर मेरिडियन क्या होते हैं, स्पेशली मैं आपको दिखाने वाला हूँ एनसीईआरटीज़ की क्लास में। फिर है पीरियड फ्रॉम 300 एडी से लेके 1200 एडी तक का, इसको हमने बोला डार्क एज। ये क्वेश्चन आता है भाई, डार्क एज कब तक का है? एंड इन द क्रिश्चियन कंट्रीज बिकॉज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज़ नो इम्पोर्टेंट और रिवोल्यूशनरी थॉट यहाँ पे नहीं आए। उन्होंने बताया कि आप कुछ डिस्कवरी नहीं कर रहे, तो ये तो डार्क एज है हमारी। बस इतना याद रखो, डार्क एज 300 से 1200, दैट्स इट। अब आ जाता है इंडिया का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ इवेंट्स हो रहे हो, इंडिया का नाम ना आए। तो इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री में बता दी बहुत सारी चीज़ें, जिसका आज तक लोगों के पास जवाब नहीं है। जो हमारे इतने पुराण हैं, उसमें हमने इतनी चीज़ें बता दी, जो आज मॉडर्न चीज़ें बन के आ रही हैं। बट कंट्रीब्यूशन हमने ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत सारा दे रखा है। जैसे जो हमारे ऋग्वेद हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 वेद हैं, जो अभी हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले थे पीछे, हमने स्किप किया अभी, हम ज्योग्राफी बेसिक बट हमारे ऋग्वेद के अंदर जो कि दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है, लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा था लिटरेरी सोर्स मिले तो हिस्ट्री में आएँगे, जिसको आप समझ भी पा रहे हैं, जिसको ट्रांसलेट भी कर दिया। वहाँ पे हमने डिस्कवर कर दिए थे स्टार्स को। हमने बताया कि ऋग्वेद में इतने तारे हैं, सप्तऋषि हैं, 7 ऋषियों का समूह है, जो 7 आपके तारे हैं, उनके समूह को हमने सप्तऋषि बोला है। एंड इंडिया ने एस्ट्रोलॉजी में भी काम किया है, क्योंकि 600 बीसी पहले, जब बुद्धा के टाइम पीरियड पे ब्रह्मगुप्त ये सब थे आपके। एंड ऋग्वेदा ने क्या किया है, 5 सीज़न बताए हैं इंडिया में। जो आज हम देखते हैं, अभी मानसून सीज़न चल रहा है, फिर आपकी सर्दी आएँगी, फिर आपकी गर्मियाँ आएँगी, इस टाइप से। इन्होंने 5 सीज़न बताया है। तो ये क्वेश्चन वैसे ये समझने के लिए याद रखो कि हमने थ्रू हमारे ऋग्वेदा बताया है थोड़ा-सा ज्योग्राफी के बारे में। फिर है द फेमस इंडियन जियोग्राफर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिन्होंने डिस्कवरी की थी कि ज़ीरो की। टोल्ड दैट उन्होंने बताया कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है एंड कैलकुलेट कर लिया था इनकी सर्कम्फ्रेंस 24,835 माइल, ये बताया है। एंड आज की जो कैलकुलेशन है वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट कैलकुलेशन 24,901, थोड़ी-सी कमी रही थी 56 की। और इनकी एक फेमस बुक है, ये आता है क्वेश्चन, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट ही लिखेगा। एंड इन्होंने बताया भूगोल, जो हिंदी में आप ज्योग्राफी को जिसको बोलते हैं ना, तो ये वर्ड दिया था इन्होंने भूगोल, ठीक है? इन्होंने बताया कि भूमि गोल है, ऐसे याद रखो बस भूगोल, आर्यभट्ट, गोल है तो गोल ही आपकी ज़ीरो है, ज़ीरो की डिस्कवरी भी आर्यभट्ट ने की थी। 3-4 फैक्ट हैं जो इनसे आते हैं, ठीक है? द हिंदी टर्म सॉरी, ज्योग्राफी भूगोल वाज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के अंदर भूगोल का ज़िक्र है। ये आता है क्वेश्चन आपका वरमविहिर, वरामिहिर भी बोल देते हैं। मोस्ट फेमस ज्योग्राफर थे इंडिया के आफ्टर आर्यभट्ट। फर्स्ट कौन थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने डिस्कवरी की थी ज़ीरो की, आर्यभट्टियम जिनकी बुक है दैट। इन्होंने बताया है सोलर एंड लूनार इक्लिप्स, जो सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण होते हैं, उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। 5 इन्होंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है? ये याद नहीं रखने कौन-कौन से हैं। वाहिष्ठ है, पित्तम है, पोलाज़ है, सौर है, रोमाक है। एस्ट्रोलॉजिकली पंच सिद्धांत इसको नाम दिया है। तो ये याद रखना है कि वरमविहिर का पंच सिद्धांत, दैट्स इट। 5 सिद्धांत पे इन्होंने बात की है। फिर है ब्रह्मगुप्त, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इनका टाइम पीरियड याद नहीं रखना, बट इनका नाम और इनके साथ एसोसिएट जो काम हुआ, इन्होंने बुक लिखी है ब्रह्म सिद्धांत। देखो आर्यभट्ट है तो आर्यभट्टियम लिखेगा, ब्रह्मगुप्त है तो ब्रह्म सिद्धांत अपने ही नाम से, ताकि इनका नाम एज़ ए पेटेंट यूज़ हो, ऐसे याद आप याद रख सकते हो। एंड खांड काव्य, ये इन्होंने लिखा, खंड काव्य इसको बोल सकते हैं। एंड दीज़ 2 ट्रीटीज़ वर ट्रांसलेटेड इंटू अरेबिक, जो खलीफेट इनके टाइम पीरियड में इनको बगदाद में ट्रांसलेट किया गया। नहीं याद रखना, बस याद रखो ब्रह्मगुप्त ने बुक लिखी थी ब्रह्म सिद्धांत, दैट्स इट। फिर आते हैं भास्कराचार्य, ये नाम इंडिया के हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन-सा इसमें इंडिया है? भास्कराचार्य, इन्होंने बुक लिखी है सिद्धांत शिरोमणि एंड कर्णकुत्थल। इसमें कैलकुलेशन हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स, कब-कब क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि क्या है, अर्थ एक स्फेरिकल है,
अट्रैक्ट करती है एवरीथिंग बाय इट्स फोर्स, कि अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? एंड लीलावती इन्होंने बताया, इनकी बुक का नाम है। एंड बीजगणित, एक ट्रिक थी, भास्कर की लीला, ठीक है? बीजगणित, भास्कर की लीला और बीजगणित, ऐसे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है कई बार कि इन बुक्स को आप मैच करोगे कौन से किस सब्जेक्ट की है। तो लीलावती, लीला आपकी गणित पढ़ रही है, तो दोनों मैथ की बुक है, ठीक है? यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं करना, मैथमेटिक्स की बुक है। फिर बताया है इंडिया को जम्बू द्वीप कहा गया है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते, जम्बू द्वीप, कैसे याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर इंडिया में है, इसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ये ट्रिक है, नोट एनी कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, बट जम्बू द्वीप इंडिया को बोला गया था क्योंकि यहाँ पे आइसलैंड थे ना, तो उसके हिसाब से, जैसे सिंधु, जो हमारा हिंदू आज का वर्ड है, उसको पहले सिंधु रिवर की वजह से बोला गया था। फिर यहाँ पे हिंदी का यूज़ ज़्यादा था, तो इसको हिंदी एरिया, इसको हिंदू बोला, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जम्बूद्वीप बोला गया है हमारे पुराण के अंदर। अब ये आ जाता है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पुराणों में हरियाणा के लाइक कौन-सी रिवर का मेंशन था, कौन से द्वीप का मेंशन, ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया की इज़ कॉल्ड महेंद्रमलाई इन एंशिएंट इंडिया। फिर है एंशिएंट, जो इंडियन ज्योग्राफर है, हेल्ड दैट प्राइम मेरिडियन आपकी उज्जैन से पास हो रही है। मेरिडियन क्या होता है? हमने अर्थ को इस शेप में बाँट रखा है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल हाफ। ऊपर का आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। फर्दर हमने इसको और 4 2 हिस्सों में किया है, ठीक है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। बट अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हमने देखा है। जो ये 2 इक्वल हिस्सों में अर्थ को तोड़ रहा ना, ये जाता है बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल बीच से। इसको आप इक्वेटर बोल सकते हैं, जो इक्वेट करती है या फिर इक्वली बाँटती है 2 हिस्सों में। ये इक्वेटर आपके ऑल ओवर द अर्थ में जहाँ से पास होगी, जो इसके सेंटर में आएँगे, ठीक है? अब आता है उसके बाद 2 रेखा हमारी और हैं, नॉर्थ में और साउथ में। अब जो नॉर्थ वाली, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है? जो कर्क रेखा है वो तो हमारी इन रियल भी पास होती है हमारे 8 स्टेट से, वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आगे। 8 स्टेट के आपको नाम भी पता होना चाहिए। एंड जो 20 वाला है, इससे इंडिया ऊपर है, कितना डिग्री है वो हम आगे देखेंगे। यानी होता है कि मेरिडियन आपकी उज्जैन से पास हो रही है। हर एक लाइन है, हर एक 4 डिग्री के ऊपर, वो भी इन डिटेल विद पिक्चर हम करेंगे। डोंट बी कन्फ्यूज़, टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोलॉजी, स्टार्स की जो शेप है, उसकी स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी बोल सकते हैं। ब्रिटिश जो आपके साइंटिस्ट थे, गेस इन्होंने प्रोपोगेट किया कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड पार्टिकल, एंड इसको हम बोसोन थ्योरी, जो कि सत्येंद्र नाथ बोस की थी इंडिया में, इस पे क्वेश्चन आया था एचसीएस में, कि बोसोन थ्योरी, एस एन बोस, ठीक है? कैसे याद रखें? बोस, इनके नाम भी बोस है, बोसोन थ्योरी, सत्येंद्र नाथ बोस। बस यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस नहीं करना। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दैट इज़ बैतुल हिकमा, इस्टैब्लिश किया गया था कैलिफेट आपका हारून रशीदीन की बगदाद के अंदर, नोट्स में इम्पोर्टेंट। अरब ज्योग्राफर अल ख्वाजरीम रोट द बुक, जिस पे सिंध हिंद इसको बोला है। थोड़ा-सा याद रख सकते हो, नोट्स में इम्पोर्टेंट। कैलिफ एल मुलम, इन्होंने गॉट द टोलेमी ट्रीटीज़ ट्रांसलेट किया है अरेबिक में विद द टाइटल एल्माजेस्ट, नोट्स में इम्पोर्टेंट। फिर है किताब अल एसक, फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस थी। एटलस क्या होता है? जहाँ पे आप मैप वगैरह पढ़ते हैं, मेरे पास भी रखी हुई है एटलस, प्रिपेयर्ड बाय अल बलाकी, नहीं आता इतना। ये इम्पोर्टेंट है, अल ब्रूनी, किताबुल हिंद इसकी नाम थी, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश, सॉरी, मुगल यहाँ पे ज़िक्रा हुआ था। 1 सेकंड, सॉरी। अल ब्रूनी आपका पहले था, उसके बाद आपकी दूसरी बुक आएगी जहाँ पे मुगल का ज़िक्र है। अल ब्रूनी तो बहुत पहले की है, जब आप इंडिया के अंदर 17 आपके इन्वेडर्स आए थे। इनकी बुक थी किताबुल हिंद। ये है 1030 एडी के आसपास, जब यहाँ पे तोमर, राजपूत ये सब थे। इन द अरब वर्ल्ड 11th सेंचुरी में बात करें, पीरियड ऑफ अल ब्रूनी को बताया गया कि उनकी एक बुक है, अल ब्रूनी, अल क़ुरान।
वाज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ टोलेमी। टोलेमी ने जैसे आपकी एल्मगस लिखी थी, इसी तरह इन्होंने ये लिखी। नोट्स में इम्पोर्टेंट बट याद रखना है अल-ब्रूनी किताबुल हिंद और इस अल-ब्रूनी के अंदर हमारे हरियाणा का ज़िक्र है, स्पेशली ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में है। फिर है अरब, अरब कौन है? जो अरब देश है, वहाँ से जो लोग थे, वर फर्स्ट सेंट प्रेजेंट इस सीज़नल अकाउंट ऑफ मॉनसून। अरबों ने बताया कि मॉनसून जैसी कोई चीज़ है, ठीक है? मार्को पोलो, ये फर्स्ट ट्रेड ट्रैवलर थे, जो कि ट्रेड की वजह से इंडिया में आए थे। हू ट्रैवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू पैसिफिक ओशन, ठीक है? मार्को पोलो किसके टाइम पे आए थे? कौन से राजा के टाइम? अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ रखी है, आप बता सकते हैं। अप्रोक्सिमेटली 15th सेंचुरी के आसपास थे ये, अफ्रीका से। 1498 में ये इम्पोर्टेंट है डेट आपकी, पोर्तुगीज़ वास्को डी गामा भारत आते हैं। इनकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। ये आते हैं कैलीकट पोर्ट पे इंडिया में। कौन से रास्ते से आते हैं? केप ऑफ गुड होप। जैसे ये इंडिया है, ये आपको वर्ल्ड मैप के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे, तो ये साउथ अफ्रीका के नीचे से होके यहाँ इंडिया आए थे। इस रास्ते को बोला कि केप ऑफ गुड होप। अब ये इन्होंने केप ऑफ गुड होप क्यों बोला? जैसे इन्होंने सबसे पहले जितना भी इनको सामान मिला लाइक जो मसाले वगैरह थे, तो इंडिया में अगर उन्होंने ₹1 का खरीदा था, तो वहाँ पे इन्होंने ₹60 का बेचा एक 60 टाइम इनको प्रॉफिट हुआ था। इनके लिए तो वो गुड होप हो ही गई। ऐसे याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये नाम याद नहीं आते कि केप ऑफ गुड होप क्योंकि अलग-अलग रास्ते हैं, अलग-अलग हिस्टोरियन आए हैं, ट्रैवलर आए हैं, उनके रास्ते पूछे जाते हैं। तो ये आपका फेमस है केप ऑफ गुड होप दैट इज़ वास्को डी गामा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे था। इन दिस वे डिस्कवर्ड ए न्यू एरा सॉरी न्यू एरिया या फिर सी रूट इंडिया के लिए इन्होंने डिस्कवर किया। फिर है क्रिस्टोफस कोलंबस, ये थे जेनेवा के, डिस्कवर्ड अमेरिका इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया है। ऐसा नहीं था कि अमेरिका था नहीं, जिसने भी जो रास्ता ढूँढा उसने बता दिया कि मैंने इसको डिस्कवर किया है। व्हिच वाज़ एट दैट टाइम गिवन द नेम ऑफ न्यू वर्ल्ड इन्होंने इसको बोला है। न्यू वर्ल्ड वाज़ नेम्ड अमेरिका आफ्टर द नेम ऑफ पोर्तुगीज़ ट्रैवलर अमेरिगो वेस्पुची। पोर्तुगीज़ ट्रैवलर मैगेलियन वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड पूरे संसार को ही घूम लिया 1520 एडी में, ठीक है? ट्रैवलर जो सेलर किसको बोलते हैं? जो नाव पे घूमते हैं या फिर नाव चलाते हैं। वो लैंड किए थे तस्मान, ये इम्पोर्टेंट है। डिस्कवर किया है तस्मानिया को, जो कि न्यूज़ीलैंड जब ट्रैवल कर रहे थे। ये इम्पोर्टेंट है कैप्टन जेम्स कुक का, हू ट्रैवल्ड राउंड द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट और इनका आपको आई थिंक पता होगा, जो मास है वाटर का, बहुत बड़ा मास जहाँ पे बहुत सारा वाटर है एंड जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ऐसे याद रखो, ठीक है? उसके साथ हमने कुछ लैंड को भी ले लिया। हम जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना करें। एशिया इंडिया के अंदर है, सॉरी इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। वैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो सी का थोड़ा-सा मैंने वैसे बता रहा हूँ कि जैसे बड़े-बड़े आपके जो जैसे पैसिफिक ओशियन है, अंटार्कटिका है, सारे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 1772 से 1775 भाई रोल्ड डिस्कवर किया साउथ पोल 1911 में, वानिया आइसलैंड। देखो पोल क्या थे? जो ऊपर ही ऊपर का पॉइंट है अर्थ का, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। जो डायरेक्शन आप पढ़ते हैं, नीचे-नीचे का इसको बोलते हैं साउथ पोल। जो फेमस डिस्कवरी और इन्वेंशन हुए थे रेनेसा। रेनेसा क्या होता है? जब ये हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी में बेटर हो रहा है, तो उस अच्छे टाइम को हम बोलते हैं रेनेसा या फिर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पुनर्जागरण। दोबारा से लोगों के अंदर अक्ल आ गई, ऐसे याद रखो। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 1470 एडी में आई थी। सोलर सिस्टम को बताया कोपरनिकस ने सबसे पहले समझाया है साइंटिफिकली 1543 के अंदर। टेलीस्कोप गैलीलियो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी केपलर ने किया है। केपलर के लॉ भी हमें इंपॉर्टेंट है याद करने वाले। स्फेरॉइड शेप की अर्थ जो है वो एक स्फीयर की गोले की जैसी है, ये न्यूटन ने बताया है, ठीक है? जिन्होंने
3 लॉ दिए थे जो हम साइंस और फिज़िक्स में पढ़ने वाले हैं। ये सारे याद रखने हैं, ठीक है? वेरिनियस लेड द फाउंडेशन ऑफ डाइकोटोमी सिस्टम एक बताया है। ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, ज्योग्राफी तो होता है ओवरऑल हम बात करें, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, अर्थ का तो यार पूरा ही एक पार्ट है, अलग इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसी के अंदर आपका वाटर है, उसी के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर। बट रीजनल ज्योग्राफी डेफिनिटली हो सकती है। जैसे रीजन टू रीजन आपका क्लाइमेट, आपका वेदर डिपेंड करता है, वेरी करता है, तो रीजनल ज्योग्राफी अलग-अलग हो सकती है। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी की हम बात करें रीजनल ज्योग्राफी के अंदर, तो जो थार डेज़र्ट है, उसकी ज्योग्राफी ड्रास्टिकली आपकी पूरी तरीके से अलग है, अगर आप कंपेयर करेंगे हिमालयाज़ से। हिमालयाज़ में आपकी ठंड है, बड़े-बड़े पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे रेत है, ठीक है? फिर है जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट, इनका नाम आता है मैच द फॉलोइंग में। इनकी बुक थी कॉस्मोस। कॉस्मोस नाम की आपकी एक बुक भी थी, आई थिंक हमने उस दिन देखी है। कॉस्मोस नाम से जो एनसीईआरटी सार संग्रह भी था। ही हैड ए ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में इनका इम्पोर्टेंट है। हेम्बोल्ट ही पहले पर्सन थे हू गेव एन आइडिया, उन्होंने एक आइडिया दिया है कि एक कैनाल हम बनाएँ, पनामा इस्थमस। पनामा ये सब जहाँ-जहाँ पे जो एरिया लगता है ना, इस्थमस क्या होता है? जो 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, जो 2 लैंड मास को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 2 वर्ड आएँगे, इस्थमस एंड हमबोल्ट ने क्या किया है? क्लाइमेटोलॉजी वर्ड दिया है, परमाफ्रॉस्ट दिया है, परमाफ्रॉस्ट पे आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी में, जो आपकी लैंड ढकी हुई है विद एक आइस से, आइस कवरिंग जो अर्थ है उसको आप परमाफ्रॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो। ही वाज़ द फर्स्ट हमबोल्ट ने क्या किया है? डेवलप किया है, पता लगाया है आइसोथर्म्स। आइसो क्या होता है? इक्वल मात्रा में जो गर्मी हो रही है, आइसो देखो कई चीज़ें अपने नाम से ही डिफाइंड है, उसको कॉम्प्लिकेट हम वैसे ही कर देते हैं, तो आप ऐसे याद रखोगे। एंड ड्यू टू सच ग्रेट कंट्रीब्यूशन, हेम्बोल्ट इज़ द फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। ये क्वेश्चन आता है, अलेक्जेंडर वेल हेम्बोल्ट इज़ नोन एज़ फादर ऑफ क्लाइमेट, ऐसे याद रखो। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी, तीनों का ही है। फिर है एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट फॉर द स्टडी, ज्योग्राफी गॉट द रिकॉग्निशन। ज्योग्राफी को ज़्यादा हमें रेलेवेंस मिली है 19th एडी के अंदर। फिर बात करें अर्ली 20th सेंचुरी में, ज्योग्राफी इवॉल्व्ड एज़ द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन हमने देखा है, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन नहीं आते भाई। फिर 2 थ्योरी है इसकी, फर्स्ट है जर्मन ज्योग्राफर रेजेल है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर। याद रखना पड़ेगा, हिज फेमस बुक एंथ्रो ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी जो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? इन हिज बुक हिज थॉट आइडेंटिकल थे डार्विनियन थ्योरी, डार्विन की जो थ्योरी थी, उसके हिसाब से ही इसका मैच हो रहा था। राजेल को बोला जाता है फादर ऑफ लेमेंस्ट्रम कॉन्सेप्ट। लेमेंस्ट्रम कॉन्सेप्ट क्या है? जो एग्ज़ैक्ट आपको ज्योग्राफिकल रीजन का बताता है, अलग-अलग स्पीशीज़ का। जैसे कहीं पे स्नेक आपको मिल रहा है, तो उस स्पीशीज़ की बात करें, स्नेक की स्पीशीज़ की बात करें, वो सिर्फ़ अगर उसी जगह पे मिल रहा है, तो ये आपका लेम्बेजरम इसको वर्ड बोल दिया, ठीक है? इन हिज़ पॉलिटिकल ज्योग्राफी ही कंपेयर, उन्होंने कंपेयर किया है विद द ऑर्गेनिज़्म एंड हेल्ड दैट एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री इज़ नीड टू फुलफिल द नेचुरल बायोलॉजिकल नीड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फ्रेंच ज्योग्राफर थे विडाल, ऐसे याद रख सकते हो बस, ठीक है? बहुत बड़ा नाम याद नहीं रखना, फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज़्म। देखो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। समथिंग इज़ लाइक ऐसा हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कहीं न कहीं 1% हो सकती है। जैसे हमने देखा कि वीएचएस का सिलेबस आपके प्री में डाल सकते हैं, 1% की पॉसिबिलिटी थी, चीज़ हो गई, ठीक है? एंड ही वाज़ कंसिडर्ड एज़ रियल फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर है ब्रिटिश ज्योग्राफर, आई थिंक थोड़ा-सा हेवी आपके ऊपर हो रहा है, बट बिलीव मी स्टार्टिंग के अंदर हर एक सब्जेक्ट का जो हेवी पोर्शन है वो दिया गया है, बाकी इंडिया के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्मूथली चलेंगी। फिर ब्रिटिश ज्योग्राफर मैकिंटर, इन्होंने क्या किया? गिव द फेमस कांसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन्होंने बताया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है यार? नथिंग मोर बट हमने उसकी जो एरिया है वहाँ पे कैसे-कैसे लोग
रूल कर रहे हैं, उसी हिसाब से समझ लिया बस इतना याद रखना। Erlang theory in his famous book Democratic Island and Reality, sorry, Democratic Ideals, sorry. He told that one who resign in the Eastern Europe will control the heartland. One who resign the heartland will be able to determine the circumference of the heartland. जो वहाँ के एरिया थे, उसके हिसाब से इसको बोला गया है। फिर है कंट्रोल द सब कॉन्टिनेंट हू हैव रिजाइन फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ओवर द होल वर्ल्ड। अमेरिकन ज्योग्राफर थे कार्ल ओर्निवर वर्टमन्स कंसीडर्ड फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी भी आ गई कि अलग-अलग जगह का कल्चर कैसा है, उसकी ज्योग्राफी हम देखेंगे। फिर है ब्रिटिश ज्योग्राफर हेर्बस्टोन, उन्होंने क्या किया डिवाइड किया है वर्ल्ड को 15 नेचुरल रीजन पे ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशन। इसके अंदर क्या है, क्या इनकी फिजिकल फीचर एक जैसे हैं तो इन्होंने एक साथ बाँट दिया। क्लाइमेट एक कैसा है उसके हिसाब से बाँटा है। वेजिटेशन वहाँ पे कैसे पेड़-पौधे उसके हिसाब से बाँटा है। देयरफॉर उनको बोला जाता है पर्सन हू स्टडी द नेचुरल ज्योग्राफी। अब आता है यूनिवर्स, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, उसके अंदर चीज़ें हैं। देखो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक एक स्टार्स का भी है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक मैंने कहीं पे स्टार का बता दिया हो, उसके लिए सॉरी बट स्टार का भी होता है एक। यूनिवर्स इज़ कॉमनली डिफाइंड एज़ टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एवरीथिंग हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। उसको हम बोले कि एवरीथिंग जो एक्सिस्ट कर रही है, आइदर फिजिकल फॉर्म या फिर वैसे आपकी एनर्जेटिक फॉर्म, हर चीज यूनिवर्स है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। इंक्लूडिंग ऑल द फिजिकल मैटर, एनर्जी भी है, प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सीज, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ स्टार सॉरी यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, लोगोज साइंस। अब आता है डायमीटर ऑफ यूनिवर्स, ये आ जाता है 108 सॉरी 10 की रेज पावर 8 लाइट ईयर्स, इतनी इसकी उम्र है। आफ्टर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स एटम्स केम टू एग्जिस्टेंस। जो एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो ये जब यूनिवर्स बना है, उसी में पार्टिकल्स हमने देखे हैं, जिनका नाम दिया हमने एटम्स। ये हम सेपरेटली फिजिक्स में देखने वाले हैं, ठीक है? एंड विद दीज़ एटम क्लाउड बने हैं, आपकी गैसेज़ बनी हैं। एंड अभी हम शिफ्ट करेंगे पॉलिटी के ऊपर, कि आई थिंक कुछ हैवी हो रहा है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा था, ज्योग्राफी या फिर जीएस का पोर्शन, ठीक है? अब आ जाता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हो सके आप 1 मिनट का गैप ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये पढ़ते काफ़ी साल हो चुके हैं। लूसेंट अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 20 टाइम्स मैंने पढ़ चुका हूँ। एंड आपकी जो एनसीईआरटी है अप्रॉक्सिमेटली 6 टू 7 टाइम्स। तो मुझे वो थकान फ़ील नहीं हो रही, बट अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं यहाँ पे इसको रोक के दोबारा देखता, ठीक है? आ जाता अभी पॉलिटिकल साइंस। देखो पॉलिटी क्या होता है? कोई भी देश हो ना तो वहाँ पे पॉलिटी, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। उस देश को हम कैसे चलाएँगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? संविधान, कि हमारे सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे? अगर कोई उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या प्रोविज़न है? पॉलिटी को बोलते हैं राज व्यवस्था। हम कैसे करें? जैसे इंडिया में हमने सरकारें बना रखी हैं, तो हमारे पॉलिटिकल बॉडी का पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे बताया कि पॉलिटिकल साइंस वर्ड जो है इंटीमेटली रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स व्हिच इटसेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक। देखो, हिस्ट्री ग्रीक वर्ड है, ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड है, पॉलिटी ग्रीक वर्ड है, एंड जो पॉलिटिक वर्ड है, इसका मतलब पोलिस, दैट मीन्स सिटी स्टेट, द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एंशिएंट ग्रीस। ग्रीस से ही चीज़ें स्टार्ट हुई है, कुछ आपके ग्रीक में हुई है। फिर है सोफिस्ट, जो कि वेंडरिंग टीज ऑफ विज़डम इसको बोलते हैं, पर्टिकुलरली प्रोटोगोरास एंड ज्योरियास इन द एथेंस। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल थ्योरी इन्होंने दी थी, नहीं आता ये सब, ठीक है? लेटर सोक्रेट आता है, सोक्रेट, प्लेटो, जिनके थॉट्स आप पढ़ते हैं, एंड एरिस्टोटल। कंटिन्यू क्या था साइंटिफिक स्टडी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमें स्टेट को चलाने में, गवर्नमेंट को चलाने में। अब यहाँ पे एरिस्टोटल, अब आप ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर एरिस्टोटल किसका फादर है? वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं, एंड
हाउएवर एक्सेल्ड हिज टीचर प्लेटो एंड हिज टीचर्स टीचर कौन था? सोक्रेट्स थे, तीनों आपस में गुरु शिष्य थे देखो। नाउ एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर। व्हाइल जो मनुस्मृति है हमारी, जिसका हम ज़िक्र करते हैं, कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। इनकी पहली बुक थी मनुस्मृति एंड फर्स्ट लॉ बुक, कानून की जो पहली किताब थी, मनुस्मृति। एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न मनु बोला जाता है उनको, ठीक है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आई थिंक नहीं है, बट फादर ऑफ या फिर मॉडर्न मनु बोला जाता है, आई थिंक जितना मेरे को याद है। लेटर कौटिल्य थे। कौटिल्य किसके दरबार में थे? कौन से टाइम पीरियड में थे? ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र। इनका एग्ज़ैक्ट नेम चाणक्य था। उन्होंने एक आइडिया दिया है अपनी बुक के अंदर अर्थशास्त्र। यहाँ पे इन्होंने पॉलिटी का ज़िक्र किया है, राज्य का ज़िक्र किया, स्टेट का ज़िक्र किया। इनकी फेमस बुक है पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल ने बताया है कि मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल है। ये ऐसे थॉट्स आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। एंड ही हू बाय नेचर एंड नॉट बाय मेयर एक्सीडेंट। विदाउट स्टेट इट इज़ आइदर अबव ह्यूमैनिटी और बिलो इट। पूरी लाइन देके पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे सिर्फ़ आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो सोक्रेट्स और इनका, दूसरा मनुस्मृति, तीसरा आपका कौटिल्य, बस। अब आ जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मैम शायद 1 सेकंड, 1 घंटे के आसपास ही रखेंगे इस सेशन को, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं आपको एक पीरियड बता देता हूँ, थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए। हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते रहे लाइक कि हम इवेंट्स को देख पाएँ, कौन से टाइम में क्या हुआ था। फिर वो हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में बँट गई। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, उसको हमने ही बाँटा है अपनी ईज़ के लिए। जैसे अप्रोक्सिमेटली ये मान लो आप 600 एडी तक का टाइम पीरियड जो है या फिर 700 एडी तक, उससे पहले का हमने रख लिया एंशिएंट इंडिया में पहले के इवेंट्स, जिसमें बहुत सारे बड़े-बड़े राजा आएँगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 700 एडी के आसपास से लेके अप्रोक्सिमेटली आप मान सकते हैं 1857 तब तक के टाइम पीरियड को हमने बोल दिया, या फिर आप मान सकते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज़ 1761, 1761 तब तक के टाइम पीरियड को हमने बोल दिया मध्यकालीन भारत, मेडाइवल हिस्ट्री। उसमें हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे बहुत सारे अलग-अलग राज्य स्थापित हुए हैं, बहुत सारे इंडिया के अंदर आक्रमण हुए हैं, कौन राजा था, कौन-सा टाइम था, ये चीज़ें देखेंगे। उन राजा के दरबार में कौन लोग इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने क्या, जैसे टोडरमल ने आपके फाइनेंस के अंदर बहुत सारा काम किया है, जो आज भी हम कैरी ऑन रख रहे हैं। तो क्या कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्ट्री ने हमें। फिर मॉडर्न के अंदर जैसे इंडिया में व्यापार शुरू हो चुका था बट इंडिया डेवलप नहीं हो रहा था। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, ट्रेड कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिया को ही ऑक्यूपाई कर लिया। देश हमारा है बट रूल वो कर रहे हैं। उस टाइम में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ये था हिस्ट्री। फिर जैसे ही हम आज़ाद हुए, तो हमें लगा कि इस देश को चलाने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं जगह-जगह। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जितने भी आर्टिकल हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने इसमें आर्टिकल हैं, एंड वो आर्टिकल हमें कैसे बचाएँगे। फिर पॉलिटी में हमने ये देखा कि हमें देश को चलाने के लिए अलग-अलग राज्य तो बना लिए, बट यहाँ पे कैसे सरकार हम चलाएँगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके प्रोविज़न क्या होंगे? हमारे जो फर्स्ट लाइक हम बोलते हैं कि फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेज़िडेंट। तो हमने ये पोस्ट क्रिएट की, ये हमने हिस्ट्री से ही सीखा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये वाली चीज़। तो हिस्ट्री ने हमें ये चीज़ें दी हैं, बस हमने उसको मॉडर्न कर दिया आज के टाइम में हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ये पॉलिटी से आपका एसोसिएट हो गया। फिर हमें लगा कि और इसको अच्छे से चलाने के लिए हम गाँव के अंदर ग्राम पंचायत बनाएँगे, ये हम हिस्ट्री में सॉरी पॉलिटी में पढ़ते हैं। जो आपकी यूपीएससी, जितनी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सरकारी तंत्र जिसको आप बोलेंगे, जो कि संविधान ने उनको एक संरक्षा दी हुई है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर गवर्नमेंट बॉडीज़, जो कि हमारे स्टेट को चला रही है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया की लोकेशन है,
वर्ल्ड के साथ कैसे लाइक वेरिएट कर रही है। उसके अंदर हमारी ज्योग्राफी के अंदर कौन-कौन से लैंड फॉर्म हैं, कौन-कौन सी नेचुरल रिसोर्स हैं, जो हमें हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पे कहीं पे कोल निकल रहा है, तो कहीं पे गैसेज़ निकल रही हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स की बात करें, तो हम जो सारी चीज़ें चला रहे हैं, इसके लिए जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ एनर्जी, और उस एनर्जी को हमने एसोसिएट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मनी। हम अगर काम कर रहे हैं, बेसिक नीड हमारा फूड है, बस वो फूड आएगा पैसे से। तो ये ही सारी चीज़ें हमें डिराइव कर रही हैं। बट उस मनी का अच्छे से हम यूज़ करें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बैंकिंग में यूज़ होते हैं, जो इकोनॉमी में आते हैं। देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, आप सुनते हैं कि अर्थ आपकी जो इंडिया है, वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इसका मतलब इंडिया के पास अभी ग्रो करने का बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास मैन पावर है। उनको हम कैसे यूज़ करेंगे? द बेटर मैनेजमेंट ऑफ आवर इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। फिर है हरियाणा जीके, जो हमारा हरियाणा है, बहुत ही छोटा स्टेट है। इसके बारे में कुछ एक हिस्ट्री है, कुछ एक इसकी ज्योग्राफी है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन्स हम कर रहे हैं, ये कवर करते हैं फैक्चुअल नॉलेज। थोड़ा-सा मैं आपको बस नोट लाइक ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के अंदर एनसीईआरटी का थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी गई हैं। एंड मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ों को बताया गया कि पहला चैप्टर था क्लास 6 का, हिस्ट्री की ज्योग्राफी आपके एनसीईआरटी है, ठीक है? यहाँ पे बताया गया था कि जो आप पढ़ते हैं बुक को, कि पीपल स्टार्ट लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। लोग नदियों के किनारे पे रह रहे थे, कुछ साल पहले, हमें नहीं पता वो कितने साल, कुछ थाउज़ेंड ईयर्स अगो, ठीक है? बट उनमें से कुछ एक जो अर्लीएस्ट पीपल थे, वो क्या थे? स्किल्ड गैदरर थे। अब ये लाइन डायरेक्ट उठा लेती है भाई यूपीएससी भी, एचसीएस भी, और वो लोग फूड को गैदर कर रहे थे। फिर हमने देखा कि जो सुलेमान एंड किरथार हिल्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, जो इंडिया का हमारा मैप है, जो आप देखेंगे, तो इस साइड आपकी सुलेमान और किरथार अफ़गानिस्तान के आस-पास। वर सम ऑफ द एरियाज़ थे जहाँ पे वुमेन एंड मेन, ठीक है, इन्होंने ग्रो कर दिया क्रॉप्स को, किया जाता है। उस क्रॉप में कौन-कौन सी थी? व्हीट एंड बार्ले, जो कि बात है हमारी आज से 8000 साल पहले की, ठीक है? वहीं पे लोग क्या कर रहे थे? एनिमल्स भी रख रहे थे, जैसे शिप है, गोट है, कैटल भी स्टार्ट उन्होंने रख लिए, विलेज बना ली उन्होंने। और जो पहली क्रॉप थी, वाज़ बार्ले, एंड जहाँ पे राइस ग्रो किया गया था, वो हमारा नॉर्थ विंध्याज़, जो हमारे माउंटेन रेंज है, जो एरिया जहाँ पड़ता है, उसको विंध्याज़ बोला जाता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको पता है विंध्याज़ कहाँ पे है, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँ। फिर है मेन एंड वुमेन, लोगों ने घूमना स्टार्ट किया फॉर द लाइवलीहुड एज़ वेल एज़ टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिज़ास्टर। जैसे फ्लड पहले बहुत ज़्यादा आते थे। आज जो राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पे पहले नदियाँ होती थी, आज भी वहाँ पे एविडेंस मिल रहे हैं फिश के। सम टाइम जो आदमी थे, वो मार्च पे निकल जाते थे आर्मी बन के, ताकि किसी दूसरे की लैंड को हम ऑक्यूपाई कर सकें। ऐसे तो नहीं देंगे। तो हरियाणा वाले जो कहते हैं, इसी तरह पीपल हैव शेयर्ड, उन्होंने नए-नए कार्विंग स्टोन को शेयर किया है, ताकि हम अच्छे से शिकार कर पाएँ। उन्होंने कंपोज़ किया म्यूज़िक को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, नॉट लाइक उनको ऑस्कर मिलता था। इवन कुकिंग भी स्टार्ट कर दी, कुछ लाइक 100 साल, 200 साल, कुछ एक 100 एक साल पहले ऐसे बोला, तो इस 100 के अंदर 900 भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले लोग क्या करते थे, कच्चा मीट खा रहे थे। फिर वर्ड आता है मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपका पाम लीव, जो पाम की पत्तियाँ हैं, पाम का पेड़ है, उसकी पत्तियों पे हमने कुछ लिख दिया, हमारे पास कागज़ तो था नहीं, ठीक है? एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, जिसको हम बिर्च बोलते हैं। तो ये पूछ सकता है बिर्च बार्क क्या था? दैट इज़ ए मैन्युस्क्रिप्ट, जो कहाँ ग्रो होता था? हिमालयाज़ में। एक वर्ड आता है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है किसी हार्ड सरफेस पे जो आप लिखते हो ना, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जैसे स्टोन और मेटल के आप लिख दिया, ये आपको याद रहे। फिर आता है आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने स्टडी किया है रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड, जो आपकी स्टोन से बनी है। इनको इन्होंने पढ़ा अच्छे से, पेंटिंग को इन्होंने देखा, स्कल्पचर जो आपकी आकृति बनी होती है, हो सकता है किसी पत्थर पे कोई बड़े से राजा की आकृति बनी हुई, उसको बोलते हैं। एंड दे हैव एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट किया है
नए-नए वेपन्स को बनाने के लिए, पोर्ट्स को बनाने के लिए, पोर्ट्स क्या होते हैं? मटके, वेपन्स क्या होता है आपके? लाइक हथियार, पेन्स, ऑर्नामेंट, कॉइन्स उन्होंने इसको खोजा है। इतना याद नहीं रखना आपको सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन 2 ही 2 मार्क। फिर दोबारा देख लो यहीं से आपका लूसेंट तैयार की गई है कि ऑल द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पहले हम गिनते थे बैकवर्ड में एंड इसको हम वर्ड डिनोट करते हैं बीसी या फिर सीई बीसीई ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश ये भी उन्होंने देखा था पास्ट में। नॉट सो इम्पोर्टेंट पीपल जो कि बैंक ऑफ नर्मदा रिवर जो हमारी मध्य प्रदेश में है फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर वहाँ पे लोग रह रहे थे ये हमने देखा। एंड उनमें से स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड मतलब होता है उनको स्किल थी कि कैसे अनाज को इकट्ठा करना ताकि ऑफ सीजन में हम इसको खा सकें। फिर है सुलेमान एंड किरथाल है जो आपके पाकिस्तान में थी। व्हीट बार्ली हमने उगाई, रियरिंग एनिमल्स ये हमने देख लिया। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी। गारो हिल्स नियर द विंध्याज, विंध्या रेंज जो है आपकी, गारो हिल्स आपके आसाम की साइड बट वहाँ पे इसका एक्सटेंशन है विंध्याज का। यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हैं? राइस अच्छे से ग्रो हुआ था। तो डायरेक्ट फैक्ट आते हैं एज इट इज। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज क्या था उस टाइम पे? बहुत सारी बड़ी-बड़ी सिटीज़ भी बन गई थी। बट उसका टाइम पीरियड था 4700 साल पहले आज से। डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आएगा। ये कौन-सी रिवर के किनारे थे? इंडस रिवर में, जिसको आप सिंधु नदी बोलते हैं, उसके पास था ये। यहाँ पे सिटीज़ डेवलप हुई थी इंडिया में पैरेलली गंगा के किनारे। लोग क्यों रह रहे थे नदियों के किनारे? ताकि पानी मिले उनको, उनकी फसल के लिए, उनके जानवरों के लिए। उसी के आस-पास रह रहे थे। रिसोर्सेज़ नदी के आस-पास ही पेड़-पौधे ज़्यादा होंगे। वहीं पे एनिमल्स ज़्यादा होंगे, वो शिकार भी कर सकते हैं, वो पेड़-पौधों से भी खाना खा सकते हैं। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया है, अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, अपने कल्चर शेयर किए हैं। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत ही अच्छा आपका बेस बनेगा, ठीक है? तो पहले की बुक थी जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोल रहे हैं, जिसको बार्क एंड जो आपके बार्क वृक्ष ऐसा आपका एक प्लांट था, उसपे था। कौन से प्लांट का था? पाम का, पाम का जो पेड़ है उसका। यूजुअली पाम लीफ पे था, ठीक है। ये भी हमें पास्ट को हेल्प करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी मिला है राइटिंग के अंदर, वो भी स्टोन पे हो, किसी पे आपको इम्पोर्टेंट है। द पीपल हू हैव स्टडी द ऑब्जेक्ट मेड जो भी पास्ट के अंदर इवेंट हुए हैं, उसको जो भी इंसान पढ़ता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हरियाणा के अंदर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि 1972 में बना था। नोट सो इम्पोर्टेंट वैसे ही बता रहा हूँ। दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड द ओल्ड ऑब्जेक्ट पुरानी चीज़ों को वो खोजते हैं। लिविंग बीइंग्स को वो देखते हैं कि लोग कहाँ पे रह रहे थे पहले। द पीपल हू स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियन। हिस्ट्री एक क्या है? ग्रीक वर्ड है, ये हमने देख लिया। दे लुक फॉर द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन उसको हमने सोर्स बोल दिया। अब जैसे जो भी चैप्टर आपका खत्म होता है एनसीईआरटी में, वहाँ पे कुछ एक ऐसे डायरेक्ट होल्ड करके दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट जो भी पढ़ता है उसको बोलते हैं। एक्सकवेशन जो खुदाई हम करते हैं सरफेस को, तो डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ टू फाउंड द ओल्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सकवेशन। हिस्टोरियन की बात करें तो जो स्कॉलर आपके पास्ट को पढ़ेंगे उसको हिस्टोरियन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन हमने देख लिया, स्टोन और मेटल के हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखा हो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? दैट वर रिटन लॉन्ग ऑन द ठीक है। देखिए स्किल्ड गैदरर जो पीपल इकट्ठा करेंगे खाने को। दे हैव लिव्ड ऑन द बैंक नर्मदा के किनारे रह रहे थे 4500 साल पहले इंडस के आसपास रह रहे थे, ठीक है? 2500 साल पहले रह रहे थे आपके गंगा के किनारे। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? देखो हम बोलते हैं ना ट्रिब्यूट किया है मैंने, तो वो नदी जो किसी मेन नदी के अंदर अपना पानी ट्रिब्यूट डाल रही है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर इज नोन एज ट्रिब्यूटरी। अब इससे कोई ऐसी भी रिवर हो सकती है जो इससे पानी निकाल ले जाएगी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है? 8000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। अप्रोक्सिमेटली आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं 9000 बीसी, तो ये दोनों ही सही हैं। 4700 साल पहले कुछ बड़ी-बड़ी सिटीज़ बनी थी जैसे मोहनजोदाड़ो, वो आगे आएँगी। 2500 साल पहले मगध का किंगडम बना था। डायरेक्ट फैक्ट मेंशन है इसमें, ठीक है? तो ऐसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इन द वेरी शॉर्ट टाइम एंड आई होप कुछ एक चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद टाइम। 40 टू 45 डेज़ का हमारा टारगेट है। हम कंप्लीट लूसेंट कवर करेंगे, एनसीईआरटीज़ की समरी करेंगे एंड टेस्ट
अप्रॉक्सिमेटली 15th ऑफ सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। कुछ बिना टेस्ट सॉरी बिना प्रिपरेशन करे, बिना फैक्ट पढ़े, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप टेस्ट दे रहे हैं दैट लाइक आप किसी ऐसे वॉर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई भी हथियार यू आर गोइंग टू बी खत्म होने के लिए जा रहे हैं। तो सेम वे के अंदर एचसीएस का एग्ज़ाम होता है। सेम वे में आपका एडीयू का एग्ज़ाम अगर इस हार्ड लेवल पे आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो कुछ नहीं होगा फिर। प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस का नहीं सोच सकते। एंड बिलीव मी बहुत सारे बच्चों के 25% से नंबर कम रहने वाले हैं। क्यों है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 100 में से अगर आप तुक्के मारेंगे तो आपके नेगेटिव होंगे। तो एट लीस्ट कुछ एक पोर्शन इतना श्योर रखो कि एग्ज़ाम कैसा भी आए, पहले तो 25% को सिक्योर कर ले। उसके बाद एट लीस्ट 15, 20, 25 नंबर का जो भी मार्जिन है उसको लेके चलें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। स्पेशली मैं हरियाणा के स्टूडेंट को बताऊँ, तो इस एग्ज़ाम को जो लिखने वाले हैं यूपी के कैंडिडेट, जो जनरली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी ज़्यादा करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, तो वो यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। नॉट लाइक मैं स्टेट को फ़ेवर कर रहा हूँ या फिर ये सोच रहा हूँ कि हरियाणा के ही सिलेक्ट हों। बट आई विल रिकमेंड कि आपके पास ये लास्ट अपॉर्च्युनिटी है अपने स्टेट की, इसको ग्रैब करें। ऐसे आप खुद पढ़ सकते हैं, हमारे बैच के साथ जॉइन हो सकते हैं। तो अगर आप बैच जॉइन करना चाहते हैं तो आप एचपीएस सॉरी नरेंद्र स्टूडेंट एजुकेशन ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर कल की वीडियो को भी चेक कर लें। मिलते हैं बैच के स्टूडेंट को एंड सेकंड डेमो क्लास आपकी आएगी साइंस की, तो दोनों लेंगी, उसको आप ज़रूर चेकआउट। विद दिस नोट आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस